बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। आज यानी हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा था जो लैंड है, लैंड से हमें रेंट हासिल होता है, लेबर से हमें वेजेस हासिल होती हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट हासिल होता है और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर से हमें मुनाफा हासिल होता है। उसको हमने डिफरेंट यानी उसमें हमने देखा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेबर की, कैपिटल की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो यानी हमने उसमें देखा था कि जो डिफरेंट वेजेस हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो कैसे डिटरमिन करती है वेजेस को। आज हमने इसको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग is the marginal productivity theory. It is also known as micro theory of factor pricing. यानी ये बहुत पुरानी थ्योरी है और ये बड़ी यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है फैक्टर प्राइसिंग में। यानी जो फैक्टर्स हैं उनकी जो वेजेस हैं या जो बाकी हमारे जैसे कैपिटल है या जो लैंड है उनकी जो फैक्टर प्राइसिंग है वो कैसे डिटरमिन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है रिम्यूनरेशन ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी इस थ्योरी के मुताबिक, इस नज़रिए के मुताबिक तमाम आमलीन पैदाइश को, तमाम फैक्टर्स को जो वेजेस मिलती हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के मुताबिक मिलती हैं। यानी जितनी वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देते हैं उतनी ही उनको वेजेस मिलती हैं या उन्हें रिम्यूनरेशन मिलती हैं। अब इसको डिफाइन करने से पहले मीनिंग्स ऑफ वेजेस देखते हैं। अ वेज इज मॉनेटरी कंपनसेशन और रिम्यूनरेशन पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन। यानी वो पैसे, वो मनी है जो आप वर्क के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिलते हैं उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? वेज का नाम देते हैं, यानी उजरत का नाम दिया जाता है। उजरत क्या है? आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, रिम्यूनरेशंस हैं, यानी वो मनी है जो आप वर्क करके हासिल करते हैं। पेमेंट मे बी कैलकुलेटेड as a fixed amount for each task completed. A task wage or price rate are at an hourly or daily rate are based on an easily measured quantity of work done. यानी जो भी आप काम करते हैं, जो भी टास्क आपको मिलता है, उस टास्क के अगेंस्ट जो भी आपको वेजेस मिलती हैं, जो आपको पैसे मिलते हैं, जो मनी मिलती है, उसे किस चीज़ का नाम दिया जाता है? उसे वेज का नाम दिया जाता है। वेजेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस। यानी वेजेस क्या होती हैं? आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो आप अपना कारोबार चला रहे हैं और उस कारोबार के अगेंस्ट जो लोगों को आप पेड कर रहे हैं वो क्या होंगी? वो आपकी वेजेस होंगी। वेजेस टाइप्स क्या है इसकी? मनी वेजेस और नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस रेफर टू अमाउंट ऑफ द वेजेस मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी मनी की सूरत में, पैसे की सूरत में, ज़र की सूरत में ज़री उजरतें या नॉमिनल वेजेस या मनी वेजेस क्या होती हैं? जो आपकी ज़ाहिरी आमदनी होती है, जो आपको आमदनी हासिल होती है। यानी अगर आपकी आमदनी 50,000 है तो वो आपकी क्या होगी? वो नॉमिनल वेजेस होंगी या मनी वेजेस होंगी। यानी जो आपको ज़ाहिरी तौर पे आमदनी आपको मिलती है दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल वेजेस या उसे हम मनी वेजेस का नाम देते हैं। रियल वेज क्या होती हैं? रियल वेजेस क्या होती हैं? रियल वेजेस रेफर टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस प्लस अदर अलाउंसेस। यानी जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जो आपकी परचेजिंग पावर है वो आपकी क्या बन जाती है? वो आपकी रियल वेजेस। यानी जो आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं
या कोई आपको अलहदा से कोई अलाउंसेस मिलते हैं, उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रियल वेजेस का नाम देते हैं। यानी आपकी आमदनी भी है और आपको घर भी मिला हुआ है, उसका किराया आपको नहीं देना पड़ रहा, तो ये यानी अदर अलाउंसेस भी हो जाते हैं। ये किस में शामिल होते हैं? ये रियल वेजेस में शामिल होते हैं, हकीकी उजरतों में शामिल होते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी propounded by J.B. क्लार्क, यानी इसको किसने प्रेजेंट किया है? J.B. क्लार्क है, A.C. पीगो है, मार्शल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज explain that under perfect competition a worker's wage is equal to marginal as well as average revenue product। यानी जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वहाँ अप्लाई होती है और वहाँ पे क्या होता है? मार्जिनल वेजेस जो हैं वो इक्वल होती हैं एवरेज वेजेस के, क्योंकि पूरी मार्केट में फिर एक ही वेज जो है वो डिटरमिन होती है। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ARP और MRP ऑफ अ वर्कर डिटरमिन हिज वेजेस। According to this theory, wage of laborer is determined by his marginal productivity. This is also called marginal revenue product। यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो जाहिर करती है इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ अ वर्कर। यानी MRP क्या है? एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू, यानी जो टोटल रेवेन्यू में एडिशन होता है, इजाफा होता है बाय एक मजीद मजदूर लगाने से, एक मजदूर वर्कर लगाने से। मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसे हम किस चीज़ का, या उसमें जो एडिशन होता है उसे MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। अ प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन द वेज ऑफ लेबर इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इफ MW इज ग्रेटर देन द MRP, wage is greater than the marginal revenue product, the producer will sustain loss। यानी वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है, उसको क्या होगा? आज है उसको लॉस होगा। इफ MW for laborer is higher than its marginal revenue product, then the employers get less and pay more, thus he losses। यानी जब MW ग्रेटर देन MRP हो या MRP लेस देन MW हो, तो उस सूरत में फर्म को क्या होता है? फर्म को सूरत में लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं, यानी उसे लॉस होंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ द प्रोड्यूसर पेज वेजेस लेस देन MRP, ME लेस देन MRP, he will gain, but his gain will worker so long when MW is equal to MRP, thus the wage of laborer will be determined where MRP is equal to MW। यानी जहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे वहाँ पे MRP MW के इक्वल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या डिटरमिन होती है? वहाँ पे जो है वो वेजेस डिटरमिन हो जाती हैं। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर is the ratio of the change in total productivity of labor with the change in units of labor। यानी MP जो है MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी L जो है वो लेबर को जाहिर करता है, इज इक्वल टू चेंज इन TP ओवर चेंज इन N। यानी चेंज इन N से मुराद यहाँ पे क्या है? चेंज इन N से मुराद यहाँ पे द मार्जिनल प्रोडक्ट N जो है नंबर ऑफ लेबर्स को जाहिर करता है। बीइंग अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, द फर्म विल हायर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर so long as the addition made to the productivity of the additional labor is greater than the wage rate। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, द फर्म विल हायर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर so long as the addition made to the productivity of additional labor is greater than the wage rate। यानी जितने वो वेज दे रहा है, जितनी वो उजरतें दे रहा है, अगर उसको उससे ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही है तो वो मज़ीद जो है वो लेबर लगाता जाएगा। इन दिस प्रोसेस
the firm will reach an equilibrium maximum profit point where the marginal revenue productivity of labor just equal to marginal cost of labor। MCL जो है वो marginal cost of labor यानी वो उसकी वेज को जाहिर करता है। The condition of equilibrium of profit maximizer in the labor market is VMPL, value of marginal product with respect to labor, is equal to MCL, marginal cost with respect to labor, और VMPL is equal to W, यानी W एक्चुअल क्या होता है, MCL is equal to W। MCL जो है मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर किस चीज को जाहिर करती है, वो वेजेस को जाहिर करती है। यानी हमने ये देखा है कि जो वेजेस डिटरमिन होती हैं वो किस पॉइंट पर होती हैं, जहाँ पे VMPL इज इक्वल टू W होता है, यानी जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे हासिल होगा, यानी MRP को हम किससे ज़रब दे देंगे, प्राइस से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। और वेजेस कहाँ डिटरमिन होंगी, जहाँ पे VMPL इज इक्वल टू MC या VMPL इज इक्वल टू W। वो किस चीज़ को जाहिर करेगा, वो जाहिर करेगा कि अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इक्विलिब्रियम को जाहिर करेगा, या वहाँ पे फर्म जो है वेजेस को डिटरमिन करती है। जब तक MW लेस रहता है MRP से फर्म को फायदा होता है, और जब MRP MW से कम हो जाता है तो फर्म को लॉस होता है। और जब पोजीशन ये होती है कि MRP ज़्यादा है यानी ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो रही है, कम वेजेस देना पड़ रहे हैं, तो जो फर्म है वो मजीद लेबर लगाती जाएगी और उस पॉइंट तक लगाती जाएगी जहाँ पे VMPL जो है वो इक्वल नहीं हो जाता W के। जहाँ दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे वेजेस डिटरमिन हो जाती हैं। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ फर्ज करते हैं, इसकी अजम्पशंस हैं। गोल ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी फर्म का जो मकसद है, फर्म जो क्या करना चाहती है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, यानी जो मेथड यूज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। इकोनॉमी ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, यानी जो मईशत है, जो इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी बेरोजगारी नहीं होगी, तमाम लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होंगे। देयर इज ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी इसमें जो लॉ अप्लाई होता है, यानी हमने पढ़ा था 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। तो यहाँ पे वो कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि जब हम मोर एंड मोर लेबर अप्लाई करेंगे तो हर अगला लेबर पहले से कम प्रोडक्टिविटी देता है। जब हर अगला लेबर कम प्रोडक्टिविटी देता है तो उसे हम किस लॉ का नाम देते हैं, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को जाहिर करता है। देयर इज सिंगल वेरिएबल फैक्टर लेबर, यानी इसमें जो वेरिएबल फैक्टर है वो सिर्फ लेबर है, यानी जितनी हम लेबर में इजाफा या कमी कर सकते हैं, बाकी जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। हुज मार्केट इज परफेक्टली कम्पिटिटिव, यानी वहाँ पे कंपटीशन पाया जाएगा। लेबरर्स आर होमोजीनियस एंड परफेक्ट विद देयर मोबिलिटी, यानी लेबरर्स जो हैं, मजदूर जो हैं वो एक जैसे हैं, मुतजानिस हैं, और वो जो है उनके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी है, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट वेज रेट, यानी तमाम एम्प्लॉयर्स को या वर्कर्स को, यानी जो काम करने वाले हैं या हाजिर है या मालिक है, उसको मार्केट के हालात से मुकम्मल वाकफियत होती है, यानी उसे पता है कि मार्केट में वेज रेट क्या चल रहे हैं। यानी गोल क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना है। कांस्टेंट जो है वो रिमेन कांस्टेंट जो है टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट करती है। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अप्लाई होता है। वेरिएबल फैक्टर ओनली लेबर है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। होमोजीनियस है लेबर, और परफेक्ट जो है मोबिलिटी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकते हैं। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर हैव परफेक्ट नॉलेज, और जो हमारे वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो क्या होंगे, फुली जो है वो नॉलेज होगा अबाउट द मार्केट। अब हम डिस्कस करते हैं इसको एक शेड्यूल के ज़रिए। इस शेड्यूल में हमने जो है कॉलम जो लिए, पहला कॉलम जो है उसमें हमने जाहिर किया L से मुराद है नंबर ऑफ लेबर्स,
यानी लेबर्स को जाहिर कर रहा है, QX क्वांटिटी है, पैदावार को जाहिर करता है, MPL क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, PX से मुराद है प्राइस ऑफ X, VMPL जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट को जाहिर करता है, और MC जो है मार्जिनल कॉस्ट या वेज को जाहिर करता है। यानी फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर ऑफ लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी यहाँ हमने 5 तक लिया, यानी 1 2 3 4 5, ये हमारे किस चीज़ को जाहिर करेंगे, ये हमारे जाहिर करते हैं नंबर ऑफ लेबर, यानी ये नंबर ऑफ लेबर को जाहिर करते हैं, ये क्वांटिटी को जाहिर करता है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को जाहिर करता है, और ये हमारी प्राइसेस को जाहिर कर रहा है, ये VMPL को जाहिर करता है, और ये वेज यानी वेज को या किसको जाहिर करता है, MCL यानी मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर को जाहिर करता है। अब ये जो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 3 हमारे पास कैसे आएगा, यानी जो MP है हमने पहले इंक्रीज करना है, फिर इसको डिक्रीज करते जाएंगे, यानी इस पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है कि हर अगला मजदूर जो है वो पहले मजदूर से कम वेजेस देता है। प्राइस हमने फ़र्ज़ किया है कि वो 5 है, ये हमने फ़र्ज़ की हुई है, और वेजेस भी हमने फ़र्ज़ की हैं, तो ये वाला कॉलम कैसे आएगा, ये VMPL जो है यानी MP को हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 5 75, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी क्या करेंगे, MP को P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VMPL आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये MP है और ये प्राइस ऑफ X, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी जहाँ पे जो VMPL और वेजेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे, यानी इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं कि जहाँ पे ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो ये जो 4 नंबर ऑफ 4 लेबर हैं अप्लाई करने से हमारी क्या होंगी, वेजेस डिटरमिन होंगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं तो VMPL या MRPL जो है वो ज़्यादा है, ये कम है वेजेस, तो फर्म जो है नए मजदूर लगाती जाएगी, इसके बाद फर्म जो है यानी अपनी वेजेस को डिटरमिन कर लेगी, लेकिन अगर इसके बाद भी अप्लाई करती है तो जो प्रोडक्शन हासिल होती है वो 10 है और जो वेज देने पड़ रहे हैं वो 25 है, तो फर्म को फ़ायदे की बजाय क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए यही ऐसा पॉइंट है, यानी जब नंबर 4 पे जितने मजदूर हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आ जाएंगे, और जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, और वेजेस की डिटर्मिनेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यही थी कि यहाँ पे VMPL जो है वो इक्वल होगा किसके, वेजेस के, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डिटर्मिनेशन हो जाती है किस चीज़ की, वेजेस की। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए ड्रॉ करते हैं। इस डायग्राम में देखें, X एक्सिस पे वेज रेट है और Y एक्सिस पे जो है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ लेबर्स है, ये हमने फर्ज किया हुआ है N, N1, N2, और इधर ये हमारा R जो है ये वेजेस को जाहिर कर रहा है। तो ये E पॉइंट पे हमारा ये VMPL कर्व है और ये वेज कर्व है जो हमने कहा है कि MCW=MW, यानी यहाँ पे वेजेस जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट नुक्ता ई पे क्या है, नुक्ता ई पे VMPL यानी जो VMPL है वो इक्वल है वेजेस के यहाँ, और यहाँ पे हमारी वेज डिटरमिन होती है। अगर हम नुक्ता ए और बी का देखते हैं तो नुक्ता ए जो है वो बड़ा है बी से, यानी यहाँ पे VMPL जो है एट दैट पॉइंट क्या है, VMPL इज ग्रेटर देन W है, यानी जो फर्म है मजदूरों को लगाती जाएगी और उस पॉइंट तक लगाती जाएगी जब तक ये नुक्ता ए जो है ई तक नहीं आ जाता। और अगर हम सी और डी का डिफरेंस देखते हैं तो नुक्ता डी पर क्या है, नुक्ता डी पर VMPL जो है वो क्या है, लेस है किससे, W से, यानी वेजेस से कम है। तो यहाँ फर्म को लॉसेज होंगे, तो फर्म क्या करेगी, नंबर ऑफ लेबर में कमी कर देगी, जिससे ये नुक्ता डी जो है ई की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे जो है वेजेस की डिटर्मिनेशन हो जाएगी। वेजेस की डिटर्मिनेशन कहाँ होती है, जहाँ पे VMPL जो है इक्वल होता है W के, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम होता है, या वेजेस की डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पे होगी जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इक्वल हो जाएगा W के। इस डायग्राम में हमने ये जाहिर किया है
कि अगर वेजेस बढ़ जाएं तो फिर क्या होगा। अगर वेजेस बढ़ जाती हैं तो नंबर ऑफ लेबर में कमी आ जाती है, और अगर वेजेस में कमी आ जाए तो नंबर ऑफ लेबर में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। यानी इसमें वेजेस में इजाफे से नंबर ऑफ लेबर में कमी, यानी ये नुक्ता ई जो है E1 किस चीज़ को जाहिर करता है कि अगर W से W1 वेजेस हो जाती हैं तो नंबर ऑफ लेबर कम हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ लेबर में कमी आ जाएगी। और अगर वेजेस में कमी आती है तो नंबर ऑफ लेबर में क्या होगा, N से N2 में इजाफा हो जाएगा। यानी ये जो डायग्राम है इस बात को जाहिर करता है कि अगर वेजेस बढ़ जाएं तो नंबर ऑफ लेबर कम हो जाते हैं, और अगर वेजेस कम हो जाएं तो नंबर ऑफ लेबर में इजाफा हो जाता है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमने ये देखा है कि जो फैक्टर प्राइसिंग है वो कहाँ डिटरमिन होती है। तो फैक्टर की जो प्राइस है वो वहाँ डिटरमिन होगी जहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाती है W के या MC के, यानी जहाँ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर इक्वल होती है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम होता है या वेज रेट डिटर्मिनेंट होते हैं। और इसमें हमने ये देखा है कि जो डिटर्मिनेशन है किस पॉइंट पे है, जहाँ पे VMPL इज इक्वल टू W होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, वेजेस को हम कांस्टेंट तस्वर करते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। लेकिन हमने इसमें ये देखा है कि जो वेज की डिटर्मिनेशन है वो किस पॉइंट पर होती है, जहाँ पे VMPL जो है वो MC के इक्वल हो जाता है या VMPL जो है वो W के इक्वल हो जाता है, वहाँ पे जो है वेजेस की डिटर्मिनेशन होती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर हम ये देखते हैं कि क्रिटिसाइज अनरियलिस्टिक असम्पशंस है, शॉर्ट पीरियड इग्नोर्ड किया हुआ है, डिफिकल्टी इन मेजरिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इग्नोर्ड है, इग्नोर्स द सप्लाई साइड है, असम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, इग्नोर्स द वेजेस डिफरेंशियल्स कि किसको ज़्यादा देनी किसको कम देनी, यानी ये इस पे क्रिटिसाइज किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।